पाकिस्तान के एक थिंक टैंक द्वारा हाल ही में किए गए युद्ध सिमुलेशन ने क्षेत्रीय स्थिरता और परमाणु रणनीति को लेकर गंभीर चर्चा को जन्म दिया है। जानेंगे आखिरकार पाकिस्तान क्या कर रहा है और इसके विरुद्ध भारत की भी तैयारियां कैसी है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान अपने क्षेत्र में कम तीव्रता वाले सामरिक परमाणु हथियारों का उपयोग करके भारतीय सैनिकों पर हमला कर सकता है, जिससे वैश्विक शक्तियां हस्तक्षेप करेंगी और युद्ध विराम लागू होगा। यह रणनीति भारत को पूर्ण पैमाने पर परमाणु जवाबी हमले से रोकने और पाकिस्तान को सामरिक जीत दिलाने के लिए बनाई गई है। यह दावा 1965 के पाक युद्ध से प्रेरित है, जहां पाकिस्तान का मानना है कि उसने युद्ध विराम के जरिए जीत हासिल की थी। सिमुलेशन के अनुसार यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ता है और भारतीय सेना पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो पाकिस्तान अपने ही क्षेत्र में कम तीव्रता वाले परमाणु हथियार जैसे नज्म मिसाइल, जिसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर की है, उसे उपयोग करेगा। यह हमला भारतीय सैनिकों को निशाना बनाएगा, न कि भारतीय क्षेत्र को, ताकि भारत के नो फर्स्ट यूज नीति के तहत जवाबी परमाणु हमला टाला जाए। थिंक टैंक का मानना है कि भारतीय सैनिकों को कम नुकसान होगा, जिससे भारत का जवाबी हमला अनुपातहीन नहीं होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन जैसे देश तत्काल युद्ध विराम पर दबाव डालेंगे, क्योंकि कोई भी देश भारत पाकिस्तान के बीच पूर्ण परमाणु युद्ध नहीं चाहता। पाकिस्तान का दावा है कि यह रणनीति उसे 1965 की तरह युद्ध विराम के बाद राजनीतिक और सामरिक जीत दिलाएगी, जहां युद्ध बिना निर्णायक परिणाम के समाप्त हुए। यह रणनीति भारत की पारंपरिक सैन्य श्रेष्ठता, विशेष रूप से कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत, जिसमें भारत तेजी से सीमित हमले की योजना बनाता है, इसको बेअसर करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान का मानना है कि TNWS का उपयोग भारत को आक्रामक कार्रवाई से रोकेगा। भारत की परमाणु नीति में भले ही NFU शामिल हो, लेकिन 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान ने संकेत दिया था कि भारत अपनी नीति पर पुनर्विचार कर सकता है। यदि पाकिस्तान TNWS का उपयोग करता है तो भारत पूर्ण पैमाने पर जवाबी हमला कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों में भारी तबाही होगी। सिमुलेशन ये मानता है कि वैश्विक शक्तियां तुरंत युद्ध विराम लागू करेंगी। हालांकि 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट हवाई अड्डे से पता चलता है कि बहुत जल्दी नहीं होता है। सिमुलेशन में TNWS के उपयोग को सीमित माना गया है, लेकिन परमाणु हथियार कोई भी उपयोग युद्ध को अनियंत्रित कर सकता है। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया था, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में विद्रोह भड़काना था। जब ये योजना विफल हुई तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड सलेम के तहत जम्मू के अखनूर सेक्टर पर हमला किया। इसके जवाब में भारत ने पूर्ण युद्ध शुरू किया, जिसमें पंजाब और राजस्थान सीमा पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई हुई। ये युद्ध 17 दिनों तक चला। इसमें दोनों पक्षों ने भारी नुकसान उठाया। भारत ने पाकिस्तानी क्षेत्र में लगभग 1920 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान ने लगभग 550 वर्ग किलोमीटर छंब और राजस्थान में कब्जा किया। युद्ध का सबसे बड़ा टैंक युद्ध असाल उत्तर की लड़ाई भारत ने जीता, जहां पाकिस्तान के लगभग 100 टैंक नष्ट हुए। अनुमान के अनुसार भारत ने लगभग 2862 सैनिक खोए, जबकि पाकिस्तान ने 5800। सोवियत संघ की मध्यस्थता में ताशकंद घोषणा के तहत ये युद्ध विराम हुआ। दोनों देशों ने कब्जाई गई भूमि वापस कर दी। पाकिस्तान इसे अपनी जीत मानता है, क्योंकि इसने भारत की प्रगति को रोक दिया, लेकिन उसका कश्मीर पर कब्जे का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। 1965 में वैश्विक शक्तियों ने युद्ध विराम के लिए दबाव डाला, जैसा कि थिंक टैंक अब उम्मीद करता है। दोनों पक्षों ने युद्ध को लंबा नहीं खींचा। 1965 का युद्ध पारंपरिक था, जिसमें परमाणु हथियारों की कोई भूमिका नहीं थी। पाकिस्तान की TNW रणनीति, पाकिस्तान ने नस्र मिसाइल को भारत के कोल्ड स्टार्ट रणनीति के जवाब में विकसित किया है। नस्र एक कम दूरी की मिसाइल है, जिसे 2011 में पहली बार प्रदर्शित किया गया था। इसका उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में सीमित परमाणु हमला करना है, लेकिन ये पूर्ण युद्ध की तरह जा सकता है। भारत की परमाणु नीति NFU है, लेकिन यह स्पष्ट है कि किसी भी परमाणु हमले का जवाब बड़े पैमाने पर जवाबी हमला होगा। भारत के पास अग्नि जैसे हथियार हैं, तो माना जाता है कि ये जो सिमुलेशन है, ये सिमुलेशन खतरनाक है और जिस तरीके से ये सोच रहे हैं, ये कहीं इन्हें बहुत ज्यादा भारी न पड़ जाए। अब अगर बात करें, हाल ही में भारत ने इन सारी चीजों को देखा है और अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत भी बना रहा है। गौरव ग्लाइड बम भारत की स्वदेशी और
रक्षा तकनीक का महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसे DRDO में विकसित किया गया है। ये एक लंबी दूरी का प्रेसिजन गाइडेड बम है जिसे भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से दागा जाता है। ये बम दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों के रेंज से बाहर रहकर उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर है और यह हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करता है जो इसे जटिल युद्ध परिदृश्यों में सटीक बनाता है। गौरव को DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा विकसित किया गया है। वजन है 1000 kg का, रेंज है 30 से 150 किलोमीटर। परीक्षण में 100 किलोमीटर की सटीकता प्रदर्शित हुई। INS और GPS आधारित हाइब्रिड नेविगेशन है। ये बम उच्च मूल्य वाले स्थलीय लक्ष्यों जैसे बंकर, हवाई अड्डे, सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका पहला सफल परीक्षण 13 अगस्त 2024 को ओडिशा के तट पर किया गया था और हाल ही में 8 से 10 अप्रैल 2025 को रिलीज ट्रायल्स पूरे किए गए थे। भारतीय वायुसेना की स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता को यह बढ़ा सकता है जिससे विमान को दुश्मन की वायु रक्षा में प्रवेश किए बगैर सुविधा मिलती है। ग्लाइड बम की अवधारणा नहीं है, इसका इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध तक जाता है। एक प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण है जर्मनी का फ्रिट्ज बम। फ्रिट्ज एक्स ये दुनिया का पहला प्रेसिजन गाइडेड बम था जिसे जर्मनी ने 1943 में विकसित किया था। इसे रेडियो नियंत्रित मार्गदर्शन प्रणाली द्वारा संचालित किया जाता था। इसका उपयोग मुख्य रूप से समुद्री युद्ध में जहाजों को नष्ट करने के लिए किया गया। उदाहरण के लिए 9 सितंबर 1943 को फ्रिट्ज एक्स का उपयोग करके इतालवी युद्धपोत रोमा को डुबा दिया गया था। इस बम ने उस समय के युद्ध में प्रेसिजन हथियारों के शक्ति को प्रदर्शित किया था। गौरव बम उसी तरह के प्रेसिजन गाइडेड तकनीक का आधुनिक संस्करण है लेकिन ये अधिक एडवांस है। यहाँ फ्रिट्ज एक्स रेडियो सिग्नल पर निर्भरता, वहीं गौरव GPS और INS का उपयोग करता है जो इसे इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाता है। गौरव का विकास भारत की रक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर क्षेत्रीय चुनौतियों के संदर्भ में। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी शिविरों पर हमला करने के लिए इजराइल से स्पाइस 2000 ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया था। यह हमला भी स्टैंड ऑफ हथियारों के महत्व को दिखलाता है जो विमानों को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना हमला करने की अनुमति देता है। गौरव जैसे स्वदेशी बम। गौरव ग्लाइड बम भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक में एक क्रांतिकारी कदम है। यह न केवल भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाता है बल्कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को भी मजबूत करता है। ऐतिहासिक रूप से फ्रिट्ज एक्स जैसे ग्लाइड बमों ने प्रेसिजन युद्ध की नींव डाली और आज गौरव जैसे बम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी क्यों जरूरी है, तो ये जरूरी है बहुत तरीके से। इस वक्त अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत ने बहुत तरह के काम करने शुरू कर दिए हैं। 122 mm रॉकेट, ये कैलिबर सोवियत युग के BM-21 ग्रैंड सिस्टम से उपयोग होता है, भारतीय सेना में पहले से मौजूद है। चीन ने 160 किलोमीटर के रेंज के रॉकेट लॉन्चर तैनात किए हैं जबकि पाकिस्तान भी अपनी तोपखाने की क्षमता को बढ़ा रहा है। अनमैन्ड MBRL भारत को इन खतरों का जवाब देने में मदद करेगा। भारत का पिनाका MBRL जिसकी रेंज अब 75 किलोमीटर हो चुकी है, इसे बढ़ाया जा रहा है। ये एक सफल स्वदेश मंच है। अनमैन्ड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भारत की रक्षा रणनीति में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। यह न केवल युद्ध क्षेत्र की दक्षता को बढ़ाएगा बल्कि भारत को स्वदेशी तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगा। ऐतिहासिक रूप से कात्यूसा जैसे सिस्टम ने MBRL की शक्ति को प्रदर्शित किया है। अब अनमैन्ड MBRL आधुनिक युद्ध को चुनौतियों को पूरा करने के लिए तैयार है। DRDO और निजी क्षेत्र के सहयोग से भारत इस दिशा में तेजी से प्रगति कर सकता है जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उसकी रक्षा क्षमता और भी ज्यादा मजबूत होगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।